नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। घटना चक्र आय दृष्टि की क्लास लगातार आपको मिल रही है और यह क्लास दोस्तों पर्यावरण पर आधारित क्लास है और जिसमें हम लोग कंप्लीट एनवायरनमेंट यहां पर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है दोस्तों और आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। यूपीपीसीएस 2024 की बात करें या आरओ की परीक्षा की बात करें, किसी भी परीक्षा में पर्यावरण पर आधारित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। यूपीपीसीएस में लगभग 20 प्रश्न औसतन आते हैं पर्यावरण से, जिसमें 4 से 5 प्रश्न आपके करंट बेस्ड होते हैं और वो 5 प्रश्न दोस्तों आपको आज की वीडियो से निश्चित रूप से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में साझा कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के लिए, उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, आपके एग्जाम की तैयारी में बहुत कम समय है। 22 दिसंबर को आपकी आरओ की परीक्षा है और यूपीपीसीएस भी उससे पहले होना संभावित है। तो सिलेक्शन वाली टेस्ट सीरीज हमने एप्लीकेशन पर लॉन्च कर दी है मात्र 249 में। आप दोनों एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं। यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज में 320 से अधिक पेपर हैं, जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के पेपर, आपको सब कुछ मिलेगा। सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, सब कुछ आपके लिए रखा गया है और बहुत ही कम कॉस्ट में आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल। आप इससे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी भी दोस्तों आप 60 से 65 दिन में पूरी तैयारी आपकी कर सकते हैं विजय बैच 2.0 में, और इस बैच में आपको 50% का डिस्काउंट हमारी एप्लीकेशन पर मिल रहा है दोस्तों। ठीक, और जो छात्र ऐसे हैं जो यूपीपीसीएस 2025 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों हमारे जीएस का फाउंडेशन बैच हमारे एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, फ्री क्लास की पीडीएफ, फ्री आंसर राइटिंग क्लासेस, फ्री एसे राइटिंग क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशन और फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है प्री और मेंस की। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नए आयाम तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और यहाँ पर पर्यावरण पूरा हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले दोस्तों इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस देख लेते हैं क्या है। देखिए 20 सितंबर 2024 को पीएम मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का सदस्य बनने के भारत के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। मतलब भारत सदस्य बन गया। ठीक है, भारत सदस्य बन गया, ये बात आपको नोट करना है, ये आपके लिए न्यूज है। अब भारत सहित 4 देश आईबीसीए के बिग कैट अलायंस के सदस्य बने हैं। कौन कौन से 4 देश हैं दोस्तों? तो नोट करिए, निकारागुआ, इस्वातिनी और सोमालिया। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है, मल्टीपल स्टेटमेंट में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश बिग कैट अलायंस के सदस्य बनने के पात्र हैं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। 29 फरवरी 2024 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी प्रदान की थी। ठीक है, इसका मुख्यालय, सबसे अच्छी बात यह है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? भारत में, इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट कर लीजिएगा। इसका मुख्यालय भारत में होगा और इस अलायंस के लिए वर्ष 2023-24 से लेकर 2027-28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ की एक मुश्त बजटीय सहायता का प्रावधान किया गया है। यह बात आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यह अलायंस विश्व की 7 प्रमुख बिग कैट्स अर्थात बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर जो बिग कैट्स हैं आपकी, उसके सुरक्षा और संरक्षण पर ये आपका ध्यान केंद्रित करेगा। 7 बिग कैट्स कौन कौन सी हैं? फिर से नोट कीजिए, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता, इसके संरक्षण और सुरक्षा पर यह ध्यान केंद्रित करेगा। ये इसका उद्देश्य है और यही आपको ध्यान रखना है। हमेशा याद रखिएगा, उद्देश्य सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इस अलायंस के सदस्यों में इन प्रजातियों को शरण देने वाले देश शामिल होंगे। 7 बिग कैट्स में से 5 बिग कैट्स बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता भारत में पाए जाते हैं और इसीलिए दोस्तों भारत में इस बिग कैट अलायंस का मुख्यालय भी है दोस्तों, ये बात नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में भी मुख्यालय, दो हेडक्वार्टर उसका गुरुग्राम में है भारत में। भारत और फ्रांस के इनिशिएटिव से स्टार्ट किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक, क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। भारत में 2 नए रामसर स्थल यहां पर घोषित किए गए। 14 अगस्त 2024 को भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जारी विज्ञप्ति के अनुसार
भारत की 3 नई आर्द्रभूमियों वेटलैंड्स को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस प्रकार भारत में अब रामसर स्थल की कुल संख्या कितनी हो गई दोस्तों? तो टोटल अब 85 रामसर साइट्स हो गई हैं भारत में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। रामसर साइट्स क्या है दोस्तों? आर्द्रभूमियां जिनको संरक्षण की आवश्यकता होती है उनको रामसर कन्वेंशन के तहत चिन्हित किया जाता है और रामसर साइट्स बोला जाता है। आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए इसकी स्थापना हुई। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है। भारत की 3 नई आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया। वे कौन कौन सी हैं? तो नंजारायण पक्षी अभ्यारण्य, काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य और तवा जलाशय। तो याद रखिएगा कहां कहां पर है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तमिलनाडु में नंजरायण और काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य है और तवा जलाशय आपका एमपी में है, ये आपको नोट कर लेना है। सबसे ज्यादा रामसर साइट्स यूपी में, सबसे ज्यादा रामसर साइट्स भारत में तमिलनाडु में है और उसके बाद सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश में है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो तमिलनाडु में कितनी है? 18 है और उत्तर प्रदेश में कितनी है? 12 है। और देखिए ऐसे ही करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा पढ़ने के लिए, लेकिन इस जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं अगर उस तरीके से आपने पढ़ लिया तो ईमानदारी से कहता हूं आप सब लोग दोस्तों जो भी प्रश्न आए, चाहे असरसर निधन आए, चाहे मल्टीपल स्टेटमेंट आए, चाहे सिंपल क्वेश्चन आए, आप सब लोग सब सही करके आएंगे दोस्तों। ठीक है, यही इसकी विशेषता है। पूरी प्लेलिस्ट है चैनल पर, उसको देखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए नंजरायण और काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, तवा जलाशय आपका एमपी में है, ये मैं आपको बता दिया। ठीक है, भारत के संदर्भ में तमिलनाडु में 18 साइट्स है रामसर स्थल की जो सर्वाधिक है, और फिर आपका यूपी में 10 साइट्स हैं जो यूपी आपका सेकंड नंबर पे है। ठीक है, अब नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य ये आपकी मीठे पानी की एक झील है, फ्रेश वाटर लेक है और तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में है। ठीक है, और ये इस झील का नामकरण कई सदियों पूर्व इस क्षेत्र पर शासन करने वाले राजा नंजरायण के नाम पर किया गया। ठीक, जिसने इसका मरम्मत और जीर्णोद्धार कराया। इसके बाद दोस्तों तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। ठीक है, इसे तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया इसकी समृद्ध पक्षी विविधता के कारण। क्लियर है, इस झील को तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो 2021 में तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य इसे घोषित किया गया था। ठीक है, यह स्थल प्रायद्वीपीय भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है दोस्तों। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, चलिए ये विलुपुरम जिले में कोरोमंडल तट पर स्थित है। ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं तवा जलाशय। ये एमपी के नर्मदापुरम जिले में है दोस्तों, और इसका निर्माण तवा और देनवा नदियों के संगम पर किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, छिंदवाड़ा जिला स्थित महादेव पहाड़ियां तवा नदी का उद्गम स्थल है। तो ये भी स्रोत में तवा नदी में पूछा जा सकता है आपसे, तवा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पहाड़ी है? तो महादेव की पहाड़ी। इस बात को नोट कर लीजिएगा, महादेव मतलब भोले बाबा का नाम है। ठीक, और तवा नदी नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों यहां पर तवा नदियों पर मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो मैंने 3-4 फैक्ट्स यहां पर आपको बताए। तो इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जिस पे स्टार लगा रहा हूं वही आपको देखना है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तवा जलाशय मानव निर्मित आर्द्रभूमि है जिसका निर्माण मुख्यतः सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था। ठीक, ये सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित है। तवा जलाशय एमपी का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र या लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ एमपी भी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुल जो 85 साइट है, कुल 85 साइट में स्टेट वाइज देखिए डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके लिए दिया गया है। तो ये सूची आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा कि यूपी में कौन कौन सी हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो यूपी में कौन कौन सी हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूं यूपी की। तो आप लोग 10 हैं, आपको नोट कर लेना है कौन सी साइट यूपी में है। और यहां पर देखिए ऊपरी गंगा नदी, हैदरपुर आर्द्रभूमि और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ध्यान 2 मिनट का समय, 1 मिनट का समय लूंगा दोस्तों।
अब यहाँ पर देखिए, ये बखीरा आपका संत कबीर नगर में है, ये पूछा जाता है दोस्तों। तो ठीक है, संत कबीर नगर में है ये बखीरा, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो है इसका लोकेशन क्या है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला ऊपरी गंगा नदी, दूसरा हैदरपुर आर्द्रभूमि और तीसरा बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों? फटाफट से बता दीजिए। चलिए, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया, तो 3 हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब समसपुर पक्षी अभयारण्य, पार्वती अरंगा, समन पक्षी अभयारण्य। ठीक है, ये 4 का लोकेशन फटाफट से बता दीजिए क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों समसपुर का रायबरेली है, समसपुर का रायबरेली है, पार्वती अरंगा का गोंडा है दोस्तों। ये लोकेशंस भी आपको याद रखनी है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों। ठीक है, समन पक्षी अभयारण्य आपका है मैनपुरी में, मैनपुरी में है। ठीक है, तो इसके बाद आपका सूर सरोवर झील, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सूर सरोवर झील आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कहां पर है, जल्दी से बता दीजिए। सूर सरोवर झील आपकी कहां पर है, तो ये आपकी आगरा में है दोस्तों। ठीक है, और सांडी पक्षी अभयारण्य आपका हरदोई में। ठीक, तो यहां पर नोट कर लीजिएगा, सूर सरोवर आपका आगरा में है, सांडी आपका कहां पर है, तो हरदोई में है। ये सारे एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को इसकी नोट्स बना लेनी है। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको आपको नोट्स जरूर से बनाना है, ये बात आप लोग नोट करिएगा। फिर नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ये आपका कहाँ पर है दोस्तों, तो ये आपका उन्नाव में है। ये आपका दोस्तों उन्नाव में है। तो स्टैटिक यूपी स्पेशल भी आपका तैयार हो रहा है यहाँ पे, याद रखिएगा, स्टैटिक भी तैयार हो रहा है और करंट का भी तैयार हो रहा है। ठीक, इसके बाद आपका सरसई नवर झील, फटाफट से बता दीजिए सरसई नवर झील कहाँ पर है, तो सरसई नवर झील आपका कहाँ पर है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट से आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी हाल ही में इसे दोस्तों क्या किया गया है, घोषित किया गया है। चलिए, तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करके चलता हूँ। ठीक है, चलिए, तो सरसई नवर झील आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, सरसई नवर झील आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, सरसई नवर झील आपकी कहाँ पर है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी इटावा में। ठीक है, कहाँ पर है, तो ये आपकी इटावा में है, नोट कर लीजिएगा। तो यूपी के 10 के 10 मैंने आपको बता दिए, विद लोकेशन आपको बता दिया, ये बात आपको याद रखना है। अब आपका हैदरपुर आर्द्रभूमि बचा और ऊपरी गंगा नदी, फटाफट से बताइए। ठीक है, हैदरपुर आर्द्रभूमि और ऊपरी गंगा, ठीक, क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट था, तो 2 मैंने आपको बताया, ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऊपरी गंगा नदी और हैदरपुर आर्द्रभूमि। तो ये आपका मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर प्लस बिजनौर। ठीक है, याद रखिएगा। और ऊपरी गंगा नदी यहाँ पे आपका ये हरिद्वार से शुरू होकर कई सारे जगह जिलों से गुजरती है। ठीक है, तो ये सारी साइट्स आपकी मैंने 10 की 10 को बता दी, यूपी की याद रखिएगा विद लोकेशन, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी लोगों को ये याद रखना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। ये जारी कौन करता है दोस्तों, तो कौन सी कंपनी जारी करती है, तो IQ एयर जारी करती है। तो ऐसे यहाँ पर क्या करना है, आपको अपनी घटना चक्र में लिख लेना है, IQ एयर
जारी करती है। ये इसका 6वां संस्करण है। ठीक है, ये करती क्या है, 2023 के लिए वायु गुणवत्ता आंकड़ों की वैश्विक समीक्षा इस रिपोर्ट ने प्रस्तुत की है। ठीक है, बेसिकली वायु में भी यहाँ पर 7,812 शहरों के PM 2.5 वायु गुणवत्ता आंकड़ों पर यह रिपोर्ट आपकी आधारित है। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5। आप देखिए PM 2.5 संबंधी आंकड़े माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की इकाई में दर्ज किए जाते हैं। अब याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, यहां पर WHO के वर्ष 2023 में विश्व के 7 देशों ने PM 2.5 के संदर्भ में WHO के वार्षिक दिशा निर्देश मान अर्थात 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब या उससे कम को प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है इन देशों की। WHO का दिशा निर्देश मान क्या है, 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम होना चाहिए PM 2.5 वायु में। तो ये 7 देशों ने अचीव किया। कौन कौन से 7 देश हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनाडा, आइसलैंड, मॉरिशस और न्यूजीलैंड। ये बात नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में PM 2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता WHO के वार्षिक दिशा निर्देशों के 10 गुने से भी ज्यादा अधिक है। ये बात आपके लिए चिंताजनक है, ये बात आप लोग को नोट करना है। ठीक, बेगूसराय बिहार भारत में 2023 में विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित मेट्रोपॉलिटन एरिया है PM 2.5 के संदर्भ में। और वर्ष 2023 में भारत विश्व और मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित देश है। तो यहाँ पर एक मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है, उसके लिए भी आपको ये सारी डिटेल याद रखना है। GS पेपर 3 में मेंस के लिए भी आपके लिए ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिएगा। ठीक है, आप मेंस में आंसर पूछा जाएगा एनवायरमेंट में तो आप उससे लिख सकते हैं। ठीक है। अब पर्टिकुलेट मैटर PM होता है क्या दोस्तों, पर्टिकुलेट मैटर से तात्पर्य सांस लेने योग्य कणों से है। ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर के प्रमुख घटकों में सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, ब्लैक कार्बन और मिनरल और जल शामिल होते हैं। ठीक है, रेगुलेटरी ढांचे और स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक होने की दृष्टि से सबसे आगे PM 2.5 और PM 10 शामिल होते हैं। ठीक है, 2.5 और 10 क्या है, तो 2.5 माइक्रोमीटर ये क्या है दोस्तों, व्यास वाले कण होते हैं। ठीक है, 2.5 माइक्रोमीटर व्यास वाले कण होते हैं, इसीलिए PM 2.5 कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार PM 10 में 10 क्या है, 10 माइक्रोमीटर या उससे कम वायुगत की व्यास वाले कण होते हैं। क्लियर, ये आपको सारी डिटेल मैंने देखिए बता दी। इसी तरीके से आपको पढ़ना है दोस्तों, याद रखिएगा। बाकी सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना बता रहा हूं उतना ही देख लेना है। यहाँ पर देखिए रैंक भी यहाँ पर दिखाया गया है। पहले नंबर पे सर्वाधिक प्रदूषित देश में विश्व के शीर्ष 5 देश में बांग्लादेश पहले नंबर पे आता है। ठीक है, फिर पाकिस्तान आता है और तीसरा नंबर पे भारत आता है। ठीक है, याद रखिएगा, टॉप 3 याद रखिएगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। क्लियर। अब विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहर की बात करें तो आपका शीर्ष 3 शहर कौन कौन से हैं, तो नई दिल्ली है आपका पहले नंबर पे भारत से, फिर दूसरे नंबर पे ढाका है बांग्लादेश और ओगाडागू ये बुर्किना फासो का है। ठीक है, याद रखिएगा, तो सर्वाधिक प्रदूषित शहर नई दिल्ली, फिर ढाका, फिर ओगाडागू बुर्किना फासो का। क्लियर, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइसोपॉड की नई प्रजाति का नामकरण किया गया। शोधकर्ताओं द्वारा कोल्लम केरल तट पर गहरे समुद्र में आइसोपॉड की नई प्रजाति की खोज की गई। ठीक है, इस नई प्रजाति को क्या नाम दिया गया, बुरसेथोवा इसरो। ठीक है, बुरसेथोवा इसरो नाम दिया गया है। क्यों नाम दिया गया, चंद्रयान 3 की सफलता और अन्य अंतरिक्ष अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण आइसोपॉड की नई प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रख दिया गया है। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। इस नई प्रजाति की पहचान दोस्तों, नई प्रजाति की पहचान हिरोशिमा विश्वविद्यालय के सेटो इनलैंड सी कार्बन न्यूट्रल रिसर्च सेंटर के सहायक प्रोफेसर PT अनीश द्वारा की गई है। क्लियर है, इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा की नीड नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। बुरसेथोवा इसरो भारत में पाई जाने वाली बुरसेथोवा जीनस की दूसरी प्रजाति है। ठीक है, यह नई प्रजाति स्पाइनिजा ग्रीन आई नामक समुद्री मछली की गिल गुहा के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, बुरसेथोवा इसरो प्रजाति की मादाएं नर की अपेक्षा काफी बड़ी होती हैं और मादाओं की लंबाई लगभग 19 मिलीमीटर और चौड़ाई 6 मिलीमीटर तक हो सकती है, जबकि नर इसके आधे आकार के होते हैं। क्लियर, ठीक है, तो ये डिटेल भी आपके अगर पूछेगा तो आप जान सकते हैं। वैसे ज़्यादा
नहीं, बस पूछेगा यही जो मैंने आपको बता दिया, उतना देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों, भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022। देखिए, भारत में तेंदुओं की स्थिति 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट जारी की। मतलब किसने जारी की? तो पर्यावरण मंत्री द्वारा या पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट दोस्तों जारी की गई है, जो आपको जानना चाहिए। ठीक, ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तेंदुओं की गणना का कार्य राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा राज्य वन विभागों के सहयोग से किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है दोस्तों, ये मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की आबादी कितनी है? 13,874। ठीक है, और इसमें से तेंदुओं की 67% आबादी संरक्षित क्षेत्रों के बाहर निवास करती है। ये एक आश्चर्यजनक फैक्ट है, 67% मतलब 2/3 से ज्यादा। देश में एमपी तेंदुओं की आबादी एमपी में सर्वाधिक है। और आप लोग को नोट करना है दोस्तों, एमपी टाइगर की आबादी में भी काफी आगे रहता है, टाइगर स्टेट भी रह चुका है। तेंदुओं की आबादी सर्वाधिक है एमपी में, इसके बाद आपका महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटका है और फिर तमिलनाडु है। ठीक, तो ये डिटेल याद रखिएगा। 2022 में तेंदुओं की आबादी यूपी में 371 दर्ज की गई। इतना आपको याद रखना है, इतनी चीजें आपकी मल्टीपल स्टेटमेंट में पूछी जा सकती हैं। ठीक, यूपी में कितनी है? 371। सबसे नंबर 1 पे एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। और यूपी में कितनी है दोस्तों? यूपी में आपकी 371। भारतीय तेंदुआ इंडियन लेपर्ड का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा पॉट्सक्यूस्का। ठीक है, ये भारत के अलावा नेपाल, भूटान, पाकिस्तान के कुछ भागों में पाया जाता है। ठीक है, और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये कौन सी प्रजाति के रूप में है? तो नोट करिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आईयूसीएन का फुल फॉर्म है, ये भी एग्जाम में आता है। ये संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में इसे संकटापन के रूप में रखा गया है। मतलब नियरली थ्रेटेंड, याद रखिएगा, नियरली थ्रेटेंड कैटेगरी होती है रेड लिस्ट में, उसमें इसको रखा गया है। और ये आपके आईयूसीएन की लिस्ट में क्या कैटेगरी है इसकी, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, पर्यावरण मंत्रालय ने जनवरी 30 को भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति 2023 रिपोर्ट भी शो की। ठीक है, अब इसमें दोस्तों स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया कार्यक्रम के तहत संख्या का क्या किया गया है? प्रथम और संपूर्ण मूल्यांकन किया गया। और रिपोर्ट के अनुसार हिम तेंदुओं की भारत में संख्या कितनी है? तो 718 दर्ज की गई है। मतलब भारत में 718 हिम तेंदुए हैं, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए, अब भारत में हिम तेंदुओं की संख्या के संदर्भ में देखिए, सबसे ज्यादा किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में है? तो लद्दाख में 477 हैं, फिर उत्तराखंड में 124 हैं, फिर आपके हिमाचल प्रदेश में 51 है। तो ये तीन आपके सारे तीनों पहाड़ी इलाके हैं। ठीक है, तो लद्दाख नंबर 1 पे हिम तेंदुओं में, याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कुल हिम तेंदुए कितने हैं भारत में? तो कुल संख्या भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 718। ठीक, याद रखिएगा, हिम तेंदुओं का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा अंसिया। ठीक है, और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसे सुभेद्य बोला गया है। आईयूसीएन की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में इसे सुभेद्य या वनरेबल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना। ठीक है, हिम तेंदुए और उसके आवास के संरक्षण के लिए 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को लॉन्च किया गया था। और खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर हिम तेंदुओं को ही घोषित किया गया था। ये सारी डिटेल हिम तेंदुओं के संदर्भ में आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चन में पूछ सकता है। शुभंकर खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का क्या है? तो यही आपका हिम तेंदुआ ही घोषित किया गया था। इस शुभंकर को शिनेशी नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है शान। ठीक है, और प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ स्नो लेपर्ड। ठीक है, ये बात याद रखना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बर्नीहाट। बर्नीहाट दोस्तों भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। ठीक है, जनवरी 2024 में CREA सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा ट्रेसिंग द हेजी एयर नामक रिपोर्ट जारी की गई। तो याद रखिएगा, ट्रेसिंग द हेजी एयर रिपोर्ट किसने जारी की? ट्रेसिंग द हेजी एयर नामक रिपोर्ट तो CREA, याद कर लीजिए, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। क्लियर है? अब ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के कार्यान्वयन और प्रगति का आकलन करती है, जो वायु प्रदूषण के स्तर में कटौती करने में लगी हुई है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अब इसमें दोस्तों देखा जाए किसका स्थान आगे है, किसका स्थान आपका पीछे है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार PM10 स्तरों के संदर्भ में बर्नीहाट मेघालय 2023 में भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 301 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब यहाँ पर एवरेज कंसेंट्रेशन पाया गया, किसका? PM10 का। ठीक है, इसके बाद आपका हरियाणा, इसके बाद आपका दोस्तों नहीं, इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट इतना बहुत है, यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी की स्थिति देखिए, PM10 स्तरों के संदर्भ में भारत के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में यूपी के 7 शहर हैं: ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और बुलंदशहर। ठीक है, याद रखिएगा, यूपी का डिटेल आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर? अब देखिए, केवल आप ये लिस्ट भी देख लेंगे तो काम हो जाएगा। विश्व भारत के शीर्ष 5 प्रदूषित शहर में पहला नंबर पे बर्नीहाट है मेघालय का, दूसरे नंबर पे बेगूसराय बिहार का, तीसरे नंबर पे ग्रेटर नोएडा का, ये ग्रेटर नोएडा है यूपी का। ठीक है, ये 3 आपको शहर याद रखने हैं। और तीसरे नंबर पे देखिए, यहाँ पर भी यूपी में है, PM10 में भी ग्रेटर नोएडा। ठीक है, इसके बाद ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों के लिए। ठीक, PM2.5 सांद्रताओं के संदर्भ में भी बर्नीहाट क्या है? सर्वाधिक प्रदूषित शहर है, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर 152 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब PM2.5 की भी वार्षिक औसत सांद्रता बताई गई है। ठीक, दर्ज की गई। अब PM2.5 के संदर्भ में भी देख लीजिए, 3 प्रदूषित शहर, बर्नीहाट असम, बर्नीहाट मेघालय पहला नंबर पे, बेगूसराय बिहार दूसरे पे, तीसरे नंबर पे दिल्ली। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बस टेबल देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। भारत का पहला डाई स्काई पार्क, ये आपका पेंच बाग अभ्यारण्य को भारत का पहला डाई स्काई पार्क घोषित किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस अभ्यारण्य को यह दर्जा प्रदान किए जाने का उद्देश्य क्या है? यहाँ प्रकाश प्रदूषण की समस्या से निपटना और खगोल विज्ञान के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक इष्टतम वातावरण सृजित करना है। बस आपके लिए इतना ही डिटेल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेंच बाग अभ्यारण्य एशिया का 5वां डाई स्काई पार्क है। ठीक है, और इसकी लोकेशन क्या है दोस्तों? 2 राज्यों में, MP और महाराष्ट्र में ये विस्तृत है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, देख लेते हैं। डाई स्काई पार्क हो गया। ठीक है, हाँ, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई पार्क देख लीजिए, ये लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो बस आपके लिए लोकेशन याद रखना है आपको, लद्दाख। ठीक है, जो मैंने पूरा निचोड़ आय दृष्टि का पढ़ाया ना, वो वीडियो देख लेंगे तो उसमें फैक्चुअल चीज़ें सारी आपको मिल जाएंगी। 3 घंटे 43 मिनट का वीडियो है, आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा, सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगी, उसी से आप लगभग आपको 30-35 क्वेश्चन में से आराम से 25-30 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, ये पूर्वी लद्दाख के हानले गांव में स्थित होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। और यह अभ्यारण्य चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित होगा, ये बात आपको याद रखना है। और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के सहयोग से इसकी स्थापना की जा रही है। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। यह अभ्यारण्य भारत में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, हानले में भारतीय खगोलीय वेधशाला भी स्थित है, यह बात आपको नोट करना है। यह वेधशाला मीन सी लेवल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
तो ये सारी डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वेधशाला के लिए याद रखिएगा। पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य जो है, इससे संबंधित ये डिटेल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, जिन पे स्टार लगा रहा हूँ वो जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिटेल आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों टेलीग्राम पे, सब लोग नोट कर लीजिएगा। नीलगिरी तहर परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसको लॉन्च किया था 12 अक्टूबर 2023 को। 28 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु ने अपने राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए इस परियोजना को लॉन्च किया था। तो आप तमिलनाडु का राजकीय पशु है, याद रखिएगा। और भारत में इस प्रकार की पहली परियोजना भी है। ठीक, इस नीलगिरी तहर के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। ठीक है, और नीलगिरी तहर होता क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक खुरदार जानवर है। ठीक, और IUCN की रेड लिस्ट में ये क्या है? ये संकटग्रस्त या इंडेंजर्ड की श्रेणी में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा, ये मल्टीपल स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बन सकता है नीलगिरी तहर के संबंध में। 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस, ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला खुरदार जानवर है, IUCN के रेड लिस्ट में संकटग्रस्त है। और इस परियोजना को मंजूरी प्रदान की थी M.के. स्टालिन ने 12 अक्टूबर 2023 को, तमिलनाडु का राजकीय पशु। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। और रात में 10 बजे करंट अफेयर की मैराथन में और सुबह 10 बजे GS की मैराथन में ज़रूर जुड़िए। और आप सभी लोग सिलेक्शन वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपने सिलेक्शन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।